बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो पेपर करवा रही थी जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकता है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, जो कि मैंने खुद बनाया था और मैंने वो बोर्ड को सेंड किया है। इसके अलावा मैंने अपने कॉलेज में जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैंने ये पेपर जो है उनको दिया था अटैम्प्ट करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा मैम हमें तो इनके आंसर ही नहीं मिल रहे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आपको डिटेल से मैं ये इनके आंसर करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर मुझे नहीं डिटेल से मिला, ठीक है, और इसका जो बी पार्ट है और यानी कि वो मुझे मिल गया है। तो एक्सप्लेन करना है लेविस एसिड और लेविस बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेक्शन सी है और सेक्शन बी की वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पे वो वीडियो ना मिले तो आप जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। उसमें सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं शॉर्ट मैंने वो करवा दिए हैं कंप्लीट। अब सेक्शन सी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बेस पे है, इसको मैं इस तरह से करवाऊंगी और ये हमारे पार्ट बी का हिस्सा बनेगा उसी पेपर का। तो क्लास 10 आपके लिए होने वाली है आसान चीज़ें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है एक्सप्लेन लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ 2 एग्जाम्पल्स। हमने लिविस कॉन्सेप्ट बताना है एसिड और बेसिस का और 2 एग्जाम्पल्स इसमें देनी है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 एग्जाम्पल्स ही दें, आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने जब भी पेपर अटैम्प्ट करना है आपने मार्क्स को जो है वो देखना है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं या जो भी मैं आपके साथ पेपर शेयर करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वैसे ये पेपर जब मैंने शेयर किया तो स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैम हमें इनके आंसर्स नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ इसके आंसर्स हैं। तो मैंने जो है इसके आंसर जो हैं वो यहाँ पे जो है मतलब इसको आराम से तलाश किया है बुक्स में और फिर उसके जो आंसर जितने जितने बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। तो देखिए जब आपने लिविस कॉन्सेप्ट लिखना है तो थोड़ा सा आपने लिविस एसिड और बेसिस के बारे में बताना भी है, ये कब बना था। तो जो 1923 था इसमें जो है जी एन लिविस जो थे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने प्रपोज किया था एसिड थ्योरी को, ठीक है, एसिड बेस इन दोनों की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था जिसपे उन्होंने फोकस किया था रिएक्शन के ऊपर। ये दिस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल देन ईदर द आर्हीनियस थ्योरी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा जनरल है आर्हीनियस थ्योरी के मुकाबले में और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में। वैसे जो है आप लोगों ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को भी याद कर लेना है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को भी और आर्हीनियस थ्योरी को भी, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो लिविस एसिड क्या है जो मैंने करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत चूजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। So, a Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. एक लिविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको ये एक्सेप्ट करता है, और ये एक्सेप्ट इसलिए करता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हम लोग लिविस बेस की बात करें तो अ लिविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन accept a pair of electrons that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. जो हमारे पास लिविस बेस जो होती है वो क्या करती है, वो डोनेट करती है, ठीक है, और ये डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये देती है। जैसे कि लिविस एसिड जो था वो एक्सेप्ट करता था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, एक्सेप्ट मतलब कबूल करना होता है और डोनेट का मतलब होता है देना, अतिया देना, ठीक है, जैसे कि किसी को दूसरे को दे देना। तो लिविस बेस जो होती है वो डोनेट कर देती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देती है। किस लिए दे देती है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। सो इन अ लिविस एसिड बेस रिएक्शन अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एसिड एंड बेस। तो अब हम देखें तो लिविस एसिड बेस का जो रिएक्शन इन दोनों का होता है तो उसमें जो एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तब बनती है, वो कहाँ बनती है, वो एसिड और बेस के दरमियान में जो है वो बनती है। एक यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जो दे रहा है वो क्लोरीन को दे रहा है। इसी तरह से ये तमाम जो है रिएक्शन आपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो मुझे जो है उसके आंसर ढूंढते हुए इतना टाइम लग गया, तो मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन रिएक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक अलग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे अभी एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आपने इसे पेपर के लिए कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा 2 एग्जाम्पल दें, आप एक भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिफ़ाइन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन करना है और उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं ना उसको हमने डिफ़ाइन करना है। अब इसकी जो बुक में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, बहुत ही डिटेल से करवाया गया है। मैंने उसको बहुत सिलेक्टिव किया है कि 6 मार्क्स में हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए और हमारे मार्क्स भी सिक्योर हो जाएँ। तो जब आप मार्क्स को भी देखें और इन चीज़ों को देखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको कोई ना कोई जनरल इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, द एनवेलप ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अगर आप यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देखें, एनवेलप हम उसी को कहते हैं जो खत जो होता है, कवर उसके ऊपर डालते हैं तो उसको हम एनवेलप कह रहे होते हैं। ये एक किस्म का कवर होता है जो कि हमारा अर्थ जो लेयर है, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, इसके ऊपर ये एक एनवेलप आया होता है, ठीक है। और ये किस्म का खत है, समझ लें कवरिंग आई होती है। किस किस की होती है, गैसेस और वाटर वेपर की होती है, यानी कि उसके अंदर गैस भी तमाम शामिल होते हैं और वाटर वेपर भी तमाम शामिल होते हैं। तो उस इन्वेलप को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं कि ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। लेयर्स इसकी 4 हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपने क्या करना है, इसका जो पार्ट ए है ना इस पेपर का, उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जल्दी से जाएं और जाकर उसे चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब बुक पे भी तलाश करेंगे इनको तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा किस तरह से हमने इसे जो है एडजस्ट करना है। तो मैंने उसको लाइनों को आगे पीछे करके एडजस्टेबल बनाया है, ठीक है, ताकि जो पेपर चेकर है उसको मतलब डायरेक्ट जो उसे चाहिए इन्फॉर्मेशन वही मिल जाए, ठीक है। उस पूरे पैराग्राफ में से मैंने बहुत सिंपल जो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे लिया। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि ज़मीन के बिल्कुल पास है, उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव। और ये वो वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड ट्रोपो है, इसका मतलब है टर्निंग और चेंजिंग, यानी कि टर्न हो जाना या तब्दील हो जाना, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 12 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, यानी कि ज़मीन की जो सरफेस है उससे कितनी एक्सटेंड करती है, यानी कि कितनी दूर ऊपर है, ठीक है, कितनी ऊपर है ज़मीन के 12 किलोमीटर के मसाफत पे होगी अगर आप जाएं तो। लेकिन आप जा कैसे सकते हैं, इसको भी मुहैया किया गया है। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स मैस 75 to 80% ऑफ एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में से 75 से 80% जो है वो ट्रोपोस्फेयर जो है वो मैस अपने पास रखती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेयर पे बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। और उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो हमारे पास होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेयर या फिर स्प्रेड आउट, यानी कि इसका मतलब होता है लेयर, लेयर यानी कि एक तह, और स्प्रेड आउट मतलब फैल जाना, बाहर की तरफ फैल जाना, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ ये एक्सटेंड हुई हुई है, यानी कि बढ़ी हुई है, फैली हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप इसको बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बीच में एक बॉक्स बना सकते हैं। अबाउट दिस लेयर इज़ दैट, इस लेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये लेयर जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन का जो है उसको कवर करती है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन जो है वो इतनी ज़्यादा पाई जाती है, आप देखें 10 ppm तक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर पे टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एमसीक्यूज़ में बना के दे सकते हैं, ठीक है, जो कि वेरीज करता है -55 सेल्सियस से -5 सेल्सियस तक। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी ये दोनों पॉइंट याद कर लेने हैं, अबाउट 10 ppm वाला और ये वाला, ठीक है, कि पेपर में आ सकता है एज अ एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है मेजोस्फेयर। मेजो मीन्स मिडल, मेजो का मतलब होता है मिडल। सो द मेजोस्फेयर इज़ द मिडल लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। सो जो हमारा एटमोसफेयर है उसकी जो मिडल लेयर है, दरमियान वाली लेयर है, उसको हम लोग मेजोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो मेजोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर टू अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
अब जो मेसोस्फेयर है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर जो है ना एक्सटेंड होती है या इनके फैलती है ऊपर कितने किलोमीटर पे, 80 किलोमीटर पे ज़मीन की सतह से। टेम्परेचर इसमें कितना होता है, कहाँ तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, -93 सेल्सियस तक। सो हमारी लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। जैसे कि थर्मोस होता है, आप लोग जिसमें चाय गर्म करते हैं तो हीट ही करते हैं ना उसको, बेसिकली वो अंदर रहती है तो हीट अप रहती है। इसी तरह थर्मोस्फेयर जो है, थर्मो का मतलब होता है हीट यानी कि गर्म। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज द थर्मोस्फेयर। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एटमोसफेयर की, उसी को हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। और ये एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, यानी कि ज़मीन की सतह से 80 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ फैली हुई होती है। दिस लेयर इज़ वेरी हॉट अप टू 1800 सेल्सियस। ये लेयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इतनी होती है कि 1800 सेल्सियस। अगर हम थर्मोस्फेयर की मज़ीद देखें तो इसकी मज़ीद 2 और लेयर्स होती हैं, लेकिन आपको मज़ीद इसको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। तो और अब हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं आता और अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या है, ये है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिव जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है इसमें हमने बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे पास और इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। मैंने खुद से डेफिनेशन नहीं करवाई, मैंने बुक से ये डेफिनेशन ली है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है बुक से ली गई है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें क्योंकि पेपर जो होता है वो बुक से ही ज़्यादातर आता है और इस पे एमसीक्यूज़ भी बनकर आ सकते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। जो इससे पहले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ उसमें तो आपने बहुत ही फोकस करना है, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा उसमें से आ सकते हैं और मे भी क्वेश्चन भी आए, मे भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाए, मे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाए, बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अमूमन जो खसूसियात होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कौन कौन सी होती हैं, ये ऑलमोस्ट 6 to 7 आई थिंक होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अक्रेंस के कहाँ कैसे वो होते हैं। अक्र का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ होती है अभी वो कैसे अकर होते हैं, तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यानी कि बेसिक बताना होता है कि आए कहाँ से है, ये लिविंग थिंग्स से आए हैं और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, जो कि एक दफ़ा ज़िंदा रह चुकी हैं चीज़ें इस ज़मीन पर, उनसे ये हासिल होते हैं, ठीक है। सो सेकंड जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है कोवैलेंट नेचर। तो इनकी जो नेचर होती है वो कोवैलेंट होती है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवैलेंट इन नेचर। ये जो होती हैं ज़्यादातर कोवैलेंट जो होते हैं नेचर के मालिक होते हैं। दे मे हैव पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, यानी कि इनके पोलर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। जो थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास कौन सी है उसको मैं पहले लिख लूँ, थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लूँ क्योंकि जो है ना ये मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ किस किस चीज़ से मिल, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो पाई जाती है, किस किस चीज़ से मिलकर जो है ये जो है बनी हुई है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस से बने हुए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है मेन कॉन्स्टिट्यूट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो हमारे पास कार्बन है। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं पाया जाता और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास और भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। बाकी अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हमारे पास फास्फोरस जो होता है, वो सल्फ़र और इस तरह से कुछ और भी जो हैं वो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पाए जाते हैं। तो ये जो हैं और हैलोजेंस भी कह सकते हैं हम लोग, वो भी जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कौन सी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन होता है वो भी देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो हैं वो लो होते हैं। तो कुछ के कभी कभी हाई भी होते हैं, लेकिन इनमें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हैं वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं।
सोलबिलिटी यानी कि किस किस चीज़ में सोलबल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। They are soluble in organic solvents such as ether, benzene, carbon डाइसल्फाइड etc. ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोलवेंट उनमें होते हैं, ईथर में होते हैं, बेंजीन में होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में होते हैं। ठीक है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स, अब भी कौन सा ऐसा रवैया है जिसमें जो है एक जैसे हो रहे होते हैं, और जब कोई चीज़ सिमिलर होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं होमोलॉगी। अगर आपके पेपर में कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि होमोलॉगी मीन्स तो आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी इन बिहेवियर, तो इसको आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे इसकी क्या सिमिलरिटी है तो वो देख लेते हैं। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। वो कैसे? दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर हैज़ मेड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईजियर। और ये जो सिमिलरिटी है इनके रवैये में, ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है वो करनी होती है हमने, तो उसको ये बहुत आसान बना देती है। और कौन सी चीज़ बना देती है आसान? इनकी जो बिहेवियर में सिमिलरिटी होती है, यानी कि एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। अब रिएक्शन रेट्स, तो यानी कि ये रिएक्शन किस तरह से करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा कम स्टेबल होते हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी कि जो चीज़ स्टेबल हो जाती है, सही हो जाती है, यानी कि खुद से कुछ कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कम काबिलियत होती है। ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग इन दैम, उनके दरमियान जो कोवलेंटिंग बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से देयर रिएक्शन रेट्स आर ऑफन स्लो, उनके जो रिएक्शन रेट होते हैं अक्सर स्लो होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी पेपर के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर आपने इसका पार्ट ए नहीं देखा हुआ जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आपको उनके एग्जैक्ट आंसर करवाऊं, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट सी है उसके अंदर मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्क्राइब करूंगी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स इस पे बात होगी डिटेल से, और बाकी भी जो इसके पार्ट हैं उनको भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।